हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका बीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स की जो अगली क्लास है उसके बारे में चर्चा करेंगे और अपने लास्ट टाइम तक हम देखो गति के नियम पढ़ चुके थे। गति के नियम के साथ साथ में जो गति के समीकरण थे वो हम कर चुके थे कंप्लीट। तो देखो अपन ने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। गति के तीनों नियम अपन पढ़ चुके हैं। गति के समीकरण ये हमने पढ़ लिए। फिर ये जो 4 क्लास बनी थी या फिर जो 2 पहले की जो क्लास थी और 2 ये क्लास थी, इन 4 क्लासों के ऊपर अपन ने प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों पार्टों से संबंधित अपन ने क्या की थी, प्रश्नोत्तरी। इसके बाद में फिर अपन ने जो और ऊपर थे आधारभूत भौतिक विज्ञान, उसके बारे में अपन ने सीखा था। बल, गति, वेग, चाल, विस्थापन, वो सारी चीजें अपन ने वहां पर अपन ने पढ़ ली थी। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे गति के प्रकार। देखो ये जो गति का जो प्रकार है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अभी गति का टॉपिक ही चल रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि गति को जल्दी से खत्म करवा देते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो तरीके से क्यों ना पढ़ें, तो हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ाई को अपने रेगुलर बनाए रखें और आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आप कंप्लीट करें। इसके बाद में आप कोई भी बुक ले लेना और उस बुक में जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको सॉल्व किया करो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो मैंने जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम हर क्वेश्चन को आपको नहीं करवा सकते यहाँ पर। इस वजह से आप खुद को भी कोई ना कोई बुक, जैसे आप अगर मेरे से पूछो कि सर साइंस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, जो हमारे को पढ़नी चाहिए। देखो अगर आप साइंस को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके पास 8 सब्जेक्ट थी, तो आप सबसे पहले साइंस के लिए जो 8th, 9th और 10th इनकी जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक आती है 8th, 9th और 10th, ये बुक्स सबसे पहले आप कंप्लीट करें। क्योंकि ये जो बुक्स है ना, आप ये मान के चलना कि ये मैं जो करवा रहा हूँ यहीं से करवा रहा हूँ सारा का सारा। 90% चीज़ें आपको इन किताबों में मिल जाएंगी जो मैं करवा रहा हूँ। बस फर्क इतना सा है कि पहले आप ये क्वेश्चंस जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये आप देखा करो, उसके बाद में आप एक बार किताब पढ़ना। चाहे कोई बच्चा आर्ट्स का है चाहे कोई साइंस का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप पहले वीडियो देखो, 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए आप वीडियो देखो, उसके बाद में आप बुक्स पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर इसके बाद भी आप अगर कि सर नहीं हमारे को तो कोई गाइड बताइए, हमसे ये पढ़ा नहीं जाता, छोटे क्लास की किताब है और हम बड़े हो गए। अगर कोई ऐसा बच्चा भी है कि जो बड़ा हो चुका है और जिसको ये किताब पसंद नहीं है, बहुत बार इनको पढ़ लिया किसी ने, या फिर इनको पढ़ते पढ़ते से बोर हो गए हो, परेशान हो गए सर, तो हम 8th, 9th, 10th में तब से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी नहीं पढ़े, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि साइंस के लिए एक परीक्षावाणी, इसमें 2 पार्ट आते हैं साइंस के, एक तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ये 2 अलग अलग पार्ट आते हैं। परीक्षावाणी भी अच्छी बुक है, ये थोड़ी छोटी आती है, मतलब उसमें सारा कुछ आ जाता है। इसमें आपको डिटेल भी मिलेगी पूरे टॉपिक के, डिटेल के बाद में उसके बाद में आपको जितने भी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो पहली बुक आप परीक्षावाणी ले सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ो, वो बात की बात है। अगर इसके बाद में भी आप चाहते हो कि हमारे पास और भी बुक बताओ, अगर और भी लेना चाहे तो हमारे पास किताबों का पूरा अलमारी भरनी है, तो परीक्षावाणी के अलावा आप एक पीसीएस की घटना चक्र आती है। आप ये मत करना दुकान पे जाओ रेलवे की घटना चक्र उठा लाओ, रेलवे की नहीं लेके आनी, एसएससी की नहीं लेके आनी, किसकी लेके आनी है, पीसीएस
जिसमें IAS, RAS, UP PCS, MP PCS, झारखंड PCS, जितने भी PCS के जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं उसमें सारे के सारे। तो क्या आपको बुक्स पढ़नी है मैंने बता दिया। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जो गति के प्रकार में जो पढ़ रहे थे, गति के प्रकार में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी, चलो जो गति के जो प्रकार अपन पढ़ रहे थे उनमें अपन देख रहे थे सरल आवर्त गति। कौन से देख रहे थे लास्ट अपन? सरल आवर्त गति, या फिर अपन इससे ये कहें कि इससे पहले अपन ने कौन कौन सी गतियों के बारे में पढ़ लिया। गति के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, गति के प्रकार। इसमें सबसे पहले अपन ने सरल रेखीय गति, इसके बाद में अपन ने जो गति के बारे में जो पढ़ा था वो थी अपने यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक गति। और इसके बाद में अपन ने थर्ड नंबर पर जो पढ़ा था वो थी अपने आवर्त गति। कौन सी गति थी? आवर्त। और फोर्थ नंबर पर जो अपन पढ़ रहे थे वो थी सरल आवर्त गति। और इस क्लास को थोड़ा सा बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि उस टाइम क्या थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रखा था, इस वजह से अपन ने आवर्त गति इसको देखी थी और सरल आवर्त गति की इसमें क्या देखी थी, हमने परिभाषा देखी थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, और उस नेक्स्ट पार्ट में हम इसी सरल आवर्त गति को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एक माध्य अवस्था होती है, उस माध्य अवस्था के आसपास या इर्द गिर्द एक निश्चित समय में गति करना ही क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। इसके अपन ने एग्जाम्पल देखे थे कि जैसे कोई पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम अपनी माध्य अवस्था के इधर उधर गति करता है। एक ऐसे एक नली होती है, नली में भरा हुआ पानी यू आकार की नली होती है, अगर उसको आप स्थिर रख लेते हो तो उसकी एक माध्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में फिर अपन ने एक बॉक्स देखा था जिसको पानी में डुबोया था, अगर बॉक्स अगर हिले नहीं तो उसकी एक माध्य अवस्था होती है। फिर अपन ने एक लास्ट एग्जाम्पल और देखा था, वो स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग को जब आप नीचे खींचते हो तो वो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो रुकेगी तो उसकी एक माध्य अवस्था आ जाएगी। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि किसी वस्तु को माध्य अवस्था में लाने के लिए बल कार्य करता है, जैसे अपन प्रत्यानयन बल कहते हैं। किस नाम से जानते थे अपन उसको? प्रत्यानयन बल, जो किसी वस्तु को उसकी माध्य अवस्था में लाने के लिए प्रयत्नशील होता है, कार्यशील होता है, या फिर उसका माध्य अवस्था में लाने का उसको प्रयत्न करता है। तो ये अपन ने देखा था, और यहाँ से अपन ने उसका मात्रक भी देखा था। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन जो बल होता है, उसे अपन फॉर्मूले के रूप में अगर स्पष्ट करें तो F बराबर माइनस के kx, F बराबर माइनस के kx। F फोर्स होता है, क्या होता है यहाँ पर? बल नियतांक। और माइनस के जो चिन्ह होता है ये दर्शाता है कि जो बल लग रहा है, प्रत्यानयन जो बल लग रहा है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर कोई वस्तु इधर विस्थापन कर रही है तो उसको खींचेगा विपरीत दिशा में, तो ये प्रत्यानयन बल होता है। माइनस चिन्ह इसको दर्शाता है, और x होता है विस्थापन। और यहाँ पर अपन इसका जो मात्रक निकाला था वो माइनस के k बराबर F अपॉन x। F का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो x है विस्थापन, उसका मात्रक अपन ने देखा था मीटर। यहाँ तक अपन इसको देख चुके थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो सरल आवर्त गति होती है उसके घटक कौन कौन से होते हैं। अपन सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे थे। तो सरल आवर्त गति के घटक, किसके घटक? सरल आवर्त गति के घटक। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको कहीं अगर लिखने की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नंबर 1 हम बात करते हैं आवर्त काल, जिसको अपन T से दर्शाते हैं, जिसको अपन टाइम पीरियड कहते हैं।
आवर्तकाल। अब आवर्तकाल होता क्या है? देखो, आवर्तकाल का मतलब है कि यदि कोई पेंडुलम है, ये क्या है? कोई पेंडुलम, इस घड़ी के पेंडुलम को अपनी माध्य अवस्था से इधर जाने में और माध्य अवस्था से इधर आने में, मतलब पहले इधर गया नंबर 1, इधर आया नंबर 2, ठीक है, इधर गया नंबर 3 और फिर वापस आया नंबर 4। तो आवर्तकाल का मतलब होता है सरल आवर्त गति करती हुई, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के द्वारा, कोई भी वस्तु हो सकती है, यहाँ पर अपने घड़ी का पेंडुलम लिया है, तो सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो अगर इसकी परिभाषा लिखें हम तो लिख सकते हैं सरल आवर्त गति करती हुई सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय। वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु के द्वारा पूरा एक दोलन करने में, इधर से उधर से इधर और फिर वापस अपनी माध्य अवस्था में जब वो आ जाता है, तो सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। किससे डिनोट करते हैं इसको अपन? टी से। छोटी छोटी परिभाषा एग्जाम में यहाँ से देखो, अपन ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में आनी है, लेकिन कई बार क्या है कि अगर अपन अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ये पूरा का पूरा जो इसका जो कथन है, ये अपन कह सकते हैं कि जो परिभाषा है ये आपसे पूरी पूरी पूछ सकता है कि आवर्तकाल क्या होता है। इसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं अपन आवृत्ति। किसके बारे में बात करते हैं? आवृत्ति, और इसको अपन डिनोट करते हैं एन से, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसे अपन किससे डिनोट करते हैं? एन से। अब ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति अपन किसे कहते हैं? तो अपन ये कह सकते हैं, भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं? सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं, तो बात आप हमेशा याद रखना सरल आवर्त गति की ही होगी। यहाँ पर जब अपन सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आवृत्ति, आवर्तकाल, ये सारी चीजें अपन किस में बात करेंगे? सरल आवर्त गति में ही बात करेंगे। तो अगर हम इसकी अगर परिभाषा बताएं कि आवृत्ति की परिभाषा क्या है, तो सरल आवर्त गति करती हुई एक कोई वस्तु है और वह वस्तु एक सेकंड में कितने दोलन कर रही है, कि अपन यहां लिख सकते हैं कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। दोलनों की संख्या अपन ने लिख दिया आगे, संख्या आवृत्ति कहलाती है।
देखो आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को। मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। आवर्तकाल क्या होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ठीक है। आवृत्ति किसे कहते हैं कि एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितने दोलन किए हैं उसने। अब मेरे को एक बात आना, एक सेकंड में कितने दोलन किए हैं। यहाँ पर जो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, जो कि n बराबर होता है 1/t, n बराबर होता है 1/t। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक बात मेरे को देखो इधर समझाना, ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे गति कर रहा है, इधर गया और ये इधर गया। देखो समझना, n का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार जा रहा है, कितनी बार आ रहा है, और जल्दी जल्दी एक सेकंड में। अब n बराबर होता है 1/t। अब एक बात बताओ, अगर आवृत्ति, समझना मेरी बात, अगर आपको, जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे गांव से जयपुर जाना है। अगर मैं मेरे गांव से जयपुर जाने के लिए 4 घंटे लेता हूँ, कितने घंटे, 4 घंटे, समय लग रहा है मेरे को 4 आवर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। अब जैसे मैं 4 घंटे में गया, 4 घंटे में वापस आया। ठीक है, कितने चक्कर हो गए, एक चक्कर। फिर मैं वापस गया, फिर आया। ठीक है, मतलब मेरे पास 4 घंटे जाने के लिए और 4 घंटे आने के लिए। ठीक है, 8 घंटे में मैं एक चक्कर पूरा कर रहा हूँ। 8 घंटे में कितना चक्कर पूरा कर रहा हूँ, एक चक्कर। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे टाइम को कम किया, मैं जो पहले 4 घंटे में जयपुर पहुँच रहा था, मैंने मेरे टाइम को कम किया और मैंने मेरे टाइम को कम करके सिर्फ और सिर्फ कितना कर दिया, 2 घंटे। अब मैं 2 घंटे में जयपुर जा रहा हूँ और 2 घंटे में जयपुर से वापस आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने टाइम कम किया, मेरा आने जाने का जो आवृत्ति थी, जो चक्करों की जो संख्या थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि पहले मैं 8 घंटे में एक चक्कर लगा पा रहा था, क्योंकि 4 घंटे में जा रहा हूँ, 4 घंटे में आ रहा हूँ। लेकिन अब मैं 2 घंटे में जा रहा हूँ और 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ। अब मैं 4 घंटे में एक चक्कर लगा रहा हूँ। दोबारा समझो, कहाँ तो मैं 8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा था और अब मैं 4 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा हूँ। मतलब जो पहले का जो टाइम था वो ज़्यादा था, इसलिए मेरी आवृत्ति कम थी। दूसरी बात में मैंने जैसे ही मेरे टाइम को कम किया, मेरे आने जाने की आवृत्ति क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब वहाँ तो आज 8 घंटे में मैं सिर्फ एक चक्कर लगा पा रहा था और यहाँ पर 8 घंटे में 2 चक्कर लग जाएंगे। तो जैसे ही आपने टाइम को बढ़ाया, आवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। वही चीज़ यहाँ पर है, जो t है इसका व्युत्क्रमानुपाती है। n का व्युत्क्रमानुपाती कौन है, t। अगर t का मान यदि आप बढ़ाते हो तो n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर t का मान आप कम करते हो तो n का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो आवृत्ति का मतलब होता है जितना कम समय लगेगा आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अपन आगे जो नेक्स्ट जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं, वो है कोणीय आवृत्ति। ये तो क्या है, आवृत्ति। और जो नेक्स्ट जो है वो अपन किसके बारे में बात करेंगे, नंबर 3, कोणीय आवृत्ति। और इससे अपन, ये क्या है, ये W नहीं है, ये होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। W के जैसे बनता है, लेकिन कोणीय आवृत्ति को अपन किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं अपन, ओमेगा से। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन कोणीय आवृत्ति की। कोणीय आवृत्ति क्या है, तो कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जो आवृत्ति जो होती है कि भाई जब अपन सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं तो कोई भी वस्तु होगी वो कैसी गति करेगी, सरल आवर्त। तो अपन परिभाषा में लिख देते हैं, तो चलो मैं बोल देता हूँ कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की आवृत्ति का, कि कोई वस्तु कैसी गति कर रही है, सरल आवर्त। तो सरल आवर्त गति करती हुई किसी
गति करती हुई वस्तु की, किसी वस्तु की आवृत्ति मतलब एन, आवृत्ति का 2 पाई गुना, आवृत्ति का कितना गुना, 2 पाई गुना कोणीय आवृत्ति कहलाती है। 2 पाई गुना कोणीय आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने के लिए दोलन, आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, कोणीय आवृत्ति ओमेगा मतलब आवृत्ति का 2 पाई गुना क्या कहलाता है, कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, सरल आवर्त करती हुई किसी वस्तु की आवृत्ति एन का 2 पाई गुना, 2 पाई गुना मतलब गुना कर दिया, क्या कहलाती है, कोणीय आवृत्ति कहलाती है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, और अपन जानते हैं चूंकि एन बराबर क्या होता है 1/t, एन बराबर क्या होता है 1/t, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से फिर देखो पता चल रहा है यदि आवर्तकाल बढ़ेगा तो कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आवर्तकाल कम होगा तो कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति। अब अपन बात करते हैं आयाम। आपने नाम सुना होगा आयाम, या फिर इसे अपन डिनोट करते हैं ए से, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। चलो नंबर 4 है आयाम, ऐसे डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। तो बात अपन सरल गति की कर रहे हैं, सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं। तो किसी वस्तु द्वारा, या फिर सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु द्वारा, सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु द्वारा, किसी कण द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा, कुछ भी हो सकता है, किसी द्रव्य द्वारा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ में, द्रव्य का जो मतलब होता है वो होता है पदार्थ ही होता है। एक तो होता है द्रव, द्रव मतलब आप जानते हो लिक्विड, और एक होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है अपने जो भी पदार्थ होगा वो। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, लिख देता हूं, सरल आवर्त गति करते हुए कण का माध्य अवस्था से, कण का माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। चलो समझ देता हूं इसको। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की होती है माध्य अवस्था। पेंडुलम की कौन सी अवस्था होती है, माध्य अवस्था। जब ये पेंडुलम यहां से यहां जाएगा तो इसके द्वारा मैक्सिमम कितनी दूरी तय की गई, इतनी दूरी, और सरल आवर्त गति करते हुए कण का माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, ये मैक्सिमम क्या है, इसका विस्थापन है। और ये जो मैक्सिमम जो विस्थापन है इसी को अपन क्या कहते हैं, आयाम। उधर भी होगा और इधर भी होगा। तो किसी सरल आवर्त में, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का या कण का माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसे अपन किसे डिनोट करते हैं, ए से इसको अपन डिनोट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब हम देखते हैं आगे, इससे आगे। तो एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आपको बोर्ड पे फोकस दिख रहा होगा, तो आप जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लिया करो, या फिर थोड़ा इधर उधर आप जैसे कर लिया करो, जिससे आप फोकस ना दिखे।
अब एक बार बात ही कर रहे हैं किसकी, सरल आवर्त गति की। देखो अपन इतना सारा पढ़ लेंगे कि कोशिश रहेगी कि आपका पैसे छूटे नहीं। बस आप अच्छी तैयारी करो, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जैसे देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाता हूँ। जल्दी ही अपन जो बायोलॉजी है वो भी साथ में स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या है कि जिसको बायोलॉजी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी वो भी उसको चालू कर लेगा। देखो मैं इसलिए आपको फिजिक्स कराने लगा क्योंकि बायोलॉजी आपको इतनी हार्ड लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें इतना कोई ऐसे रटने वाली चीज़ें नहीं होती, वो समझने वाली चीज़ें हैं। फिजिक्स आप क्या कि थोड़ा इसको ऐसे डर के तरीके से लेते हो आप, और मैं इसलिए इसको पहले करवा रहा हूँ क्या कि आप जब टाइम से अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास प्रॉपर एक नोट्स हो जाएंगे, और अगर प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे तो आप उनका बार बार रिवीजन करोगे आप, और जब आपका बार बार रिवीजन होगा तो आप देखना अपने आप में निखार आएगा। हर दिन हर सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती है। तो अपन 2-4 नोट देख लेते हैं आपके लिए बढ़िया से, कैसे कैसे नोट हैं। तो देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति की अपन बात कर रहे हैं, तो सरल आवर्त गति से ही संबंधित सारे के सारे नोट होंगे, याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 नोट की, कि जो कोई कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। अपन जानते हैं, अपन पढ़ ही रहे हैं कि सरल आवर्त गति क्या है। तो कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है और उसका किसी बिंदु पर विस्थापन कितना होगा। तो मैं यहाँ पर जो हिंट आप लोगों को डाल रहा हूँ कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर विस्थापन, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर विस्थापन। देखो पॉइंट क्या है कि कोई कण है और वो सरल आवर्त गति कर रहा है, तो किसी बिंदु पर उसका विस्थापन, माध्य स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा, अधिकतम स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा, इधर नेगेटिव स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन बहुत न्यूमेरिकल करते हो, वहां से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा लेंथी कराऊं, तो चीज़ों को आप थोड़ा सा याद भी करें इन चीज़ों में। तो कोई अगर कण सरल आवर्त गति कर रहा है और आपको किसी बिंदु पर उसका विस्थापन निकालना है, किसी बिंदु पर सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आपको क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन बराबर होता है y बराबर, यहाँ पर y क्या है, विस्थापन है। तो ये होगा a sin ओमेगा t। विस्थापन क्या होगा बताओ, देखो y बराबर a sin ओमेगा t, चूंकि a बराबर क्या होगा बताओ, आयाम। अभी अपन ने पढ़ा है a बराबर क्या है, यहाँ पर आयाम। ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। और t बराबर क्या है, अब यहाँ पर आप t बराबर आवर्तकाल मत कर देना, क्योंकि आवर्तकाल के लिए अपन ने कैपिटल T लिया था, यहाँ पर स्मॉल t। तो t बराबर होगा समय, और y बराबर क्या होगा, विस्थापन। y बराबर क्या होगा, विस्थापन। तो यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर विस्थापन क्या होगा, y बराबर a sin ओमेगा t। क्या होगा, a sin ओमेगा t। अब अपन वेग की बात करते हैं। ये हो गया कौन, विस्थापन। अब अपन किसकी बात करते हैं, वेग की। तो वही सरल आवर्त गति करते हुए कण का
किसी बिंदु पर वेग, किसी बिंदु पर किसकी बात कर रहे हैं, वेग की। और मेरे को थोड़ा सा आप ये बताओ कि वेग होता क्या है। अगर आपने थोड़ा सा मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी, सेकंड वीडियो फिजिक्स की सेकंड वीडियो, उसमें मैंने आपको वेग और विस्थापन में दोनों में अंतर बताया था कि जो वेग और चाल में अंतर बताया था, दूरी और विस्थापन में अंतर बताया था। तो जो वेग जो होता है, वेग का मतलब होता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, कहां से आया। देखो भाई, मैंने दूसरी वीडियो में, फिजिक्स की दूसरी वीडियो में अच्छे से कर रखा है, आप उसको देख लो प्रॉपर। आपके जो नोट्स होंगे उनको पढ़ लेना। आप एक बार नोट्स को देखना, जैसे आपको नोट्स देखोगे तो उसमें वेग लिखा हुआ मिलेगा सेकंड वीडियो। तो जब मैंने आपको वेग के बारे में पढ़ाया था, तो वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो यहाँ पर जो वेग है dy अपॉन dt, इसका मतलब समझते हो आप, d अपन परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर d किसको दर्शाता है, यहाँ पर परिवर्तन को। तो dy अपॉन dt, y क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। चलो ठीक है, डी वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। मैंने वाई का मान रख दिया। आप देखो यहाँ पर जो अपन डी लगाते हैं, अब ये जो परिवर्तन को दिखाता है ये होता है अवकलन, डिफरेंशियल अवकलन। अब अपने को अवकलन पर जाना नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे डिफाइन करके बता रहा हूँ, बाकी आपको ये कोई काम का है नहीं है। फॉर्मूला आपको काम का आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। जब हम इसका ए साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो डी बराबर ए तो रहेगा अपना ज्यों का त्यों, ठीक है। ओमेगा यहां से आ जाता है आगे, और साइन का जो अवकलन होता है कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और लास्ट में क्या बचेगा, ओमेगा टी। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या बन गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए जो का तो ओमेगा जो यहाँ का जो थीटा में है वो आगे आ जाता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। ओमेगा साइन का अवकलन कॉस, और लास्ट में ओमेगा टी। तो ये इसका क्या है, इसका अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। क्या हो गया, v बराबर ए ओमेगा, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अपने आ जाती है कि सर ये क्या करवा रहे हो आप, आपने तो समझ लिया, लेकिन धीरे धीरे जब आप चीज़ों को बार बार जब प्रैक्टिस में लेके आओगे तो सारी चीज़ें आपको सीखने को अपने आप ही मिल जाएगी। अब मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ध्यान से समझना, अपने को यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ओमेगा टी है इसको अपन मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं, थीटा का मतलब होता है कोण। देखो वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो कॉस थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ किसका मान चाहिए, कॉस थीटा का। तो जब आपको कॉस थीटा का मान चाहिए तो इसको आप उधर लेके जाओगे, तो ये बन गया इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो का क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तो अपने थीटा रखा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी। मैं थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
और ओमेगा टी, ये है अपना काम का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर v बराबर ए ओमेगा तो है क्या, जगह तो है जैसा, और इस कॉस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा और ध्यान देना आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, कोई बात नहीं है, स्क्वायर है यहाँ पर। लेकिन आप इधर देखो, अगर हम इससे पहले अगर ए ले आते हैं तो ए आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, इसकी जगह अपन बाई लिख सकते हैं। तो क्यों ना अपन ये जो बाहर जो ए है इसको अपन अंदर ले जाएं। तो जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो बनेगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट। जब बाहर से कोई भी वैल्यू रूट के अंदर जाती है तो अपन जानते हैं जैसे अंडर रूट 4 होता है, ये कितना बन जाता है 2, कितना बन जाता है 2, ए स्क्वायर का कितना बन जाता है ए। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू जैसे अंडर रूट के अंदर जाएगी तो वो स्क्वायर में आ जाती है, किस में आ जाती है स्क्वायर में। जैसे 2 अंदर गया रूट के तो 2 का स्क्वायर, ए रूट के अंदर गया तो ए का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे भी देखो आप, ए जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ए का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा तो ए स्क्वायर माइनस, फिर इसका ऐसे होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इधर आ जाओ, ये तो ऐसे ही है ना। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर क्या है ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ तो कोई स्क्वायर ही नहीं है लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है। तो हम इस पूरे की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये तो हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर तो जो का क्यों माइनस, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं माइनस का वाई स्क्वायर। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, इधर से ये इंपॉर्टेंट, तो आप थोड़ा सा चीजों को समझो। तो देखो यहां तक आ गया। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, देखो हर चीज का एक रीजन होता है। जब सामने वाला बोर्ड पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको, जब कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है सिखा रहा है तो वो जो करवा रहा है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अब वो रीजन क्या है वो आप देखो, कि मैं आपको इधर समझ देता हूँ। ठीक है, देखो ये चीज है, ये होती है माध्य स्थिति। माध्य क्या होती है माध्य, ठीक है। और माध्य स्थिति पर y बराबर, y का मतलब होता है विस्थापन, y का मतलब क्या है विस्थापन। अब बताओ कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करेगी और वहीं पर आ जाए तो विस्थापन क्या होगा 0। तो माध्य स्थिति पर विस्थापन क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये वस्तु यहां से चली गई यहां पर, जैसे यहां पर गई तो क्या हो गया कि विस्थापन हो गया अधिकतम, विस्थापन क्या हो गया अधिकतम। और देखो थोड़ा सा आप याद रखो कि जब वस्तु का विस्थापन अधिकतम हो जाता है, अब देखो चीजों को आप कनेक्ट करना सीखो। जब तक आप कनेक्ट करना नहीं सीखोगे आप फिजिक्स को नहीं पढ़ोगे, नहीं सीख पाओगे। जब विस्थापन अधिकतम हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं आयाम। अभी मैंने पिछले अभी इससे पहले मैंने करवाया था इसी वीडियो में। तो जब अधिकतम जो विस्थापन हो जाता है उसे अपन किससे दर्शाते हैं आयाम से, मतलब ए से। तो माध्य स्थिति पर y बराबर 0 और इधर y बराबर a मतलब प्लस का a, और इधर यहां पर भी विस्थापन क्या होगा y बराबर माइनस के a, उधर प्लस का उधर किसका माइनस का। तो अब आपको यहां से एक चीज ये समझ में आई कि सर हाँ ये तो है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो समझना क्या सर, क्या समझा रहे हो। देखो अगर आपसे कोई, देखो
सरल आवर्त गति हो रही है, पेंडुलम को अपन लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं अपन, पेंडुलम। अब आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, समझना कैसे कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के द्वारा, कि कोई वस्तु है या कोई कण है कैसी गति कर रहा है, वो सरल आवर्त गति कर रहा है। अब जो कोई कण जब सरल आवर्त गति करता है तो उसके द्वारा जो माध्य जो स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, जो माध्य जो स्थिति होती है, उस माध्य स्थिति में उस कण का वेग कितना होगा, उस कण का वेग कितना होगा, देखो समझना। माध्य स्थिति में y बराबर क्या है, 0। माध्य स्थिति में y बराबर क्या है, 0। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ v बराबर, वेग का फॉर्मूला यही तो है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और y का मान क्या है, 0। तो v बराबर ओमेगा, ये 0 माइनस होगा तो वही आएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ बच गया a। तो v बराबर आया ओमेगा ए, v बराबर क्या आया, ओमेगा ए। अब उधर देख लो चाहे इधर देख लो आप कैसे। अब जब आप यहाँ पर आते हो, जब अधिकतम विस्थापन हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं, आयाम। फॉर्मूला वही है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और वाई स्क्वायर, तो वाई का मान कितना है यहाँ पर, ए, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर किया तो 0, और 0 को गुणा ओमेगा से करने तो 0। ऐसे ही यहाँ पर भी v बराबर क्या आएगा, 0। अब आपके यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर होंगे, देखो समझ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, पानी पी लेता हूँ। चलो तो मैं करके लिखूंगा, ठीक है। सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण है, सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण है, तो उसका अधिकतम वेग कहाँ होगा, तो उसका अधिकतम वेग कहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर वेग बराबर 0, यहाँ पर v बराबर 0, यहाँ पर v बराबर कुछ ना कुछ तो है ना, तो इसका अधिकतम वेग मतलब मैक्सिमम वेग, और यहाँ पर होगा मिनिमम वेग, और यहाँ पर भी क्या होगा, मिनिमम वेग। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं कि यदि कोई कण यदि गति कर रहा है, यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख भी सकते हो, इस एरो बना के आप लिख सकते हो कि सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम, सरल आवर्त पेंडुलम तो गति कर रहा है, सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम की माध्य स्थिति पर, पेंडुलम की कौन सी स्थिति पर, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम तथा, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम तथा, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम तथा आयाम पर, तथा आयाम, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम, तथा आयाम पर वेग न्यूनतम होता है। चलो लिख देता हूँ, आपके होशियार बन पता है। सरल आवर्त गति करते हुए सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम, पेंडुलम की, पेंडुलम का माध्य अवस्था पर वेग अधिकतम, और क्वेश्चन में क्या लिख लोगे, v बराबर
ए ओमेगा अधिकतम तथा आयाम पर न्यूनतम वे बराबर 0 भी बराबर 0 होता है। लिख लो भाई, आप एक बार आप इसको, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लिख लो जो भी करना हो क्या बराबर से। चलो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, अब वो लास्ट बच गया अपने त्वरण। क्या बच गया? त्वरण। थर्ड जो नोट है वही सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर त्वरण। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर त्वरण। किसी बिंदु पर त्वरण। त्वरण बराबर, त्वरण को अपन किसे डिनोट करते हैं? ए से। वही बात वापस से दूसरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यहाँ तक आप कर सकते हो, बाकी अब मजे ही करना। त्वरण, त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन को अपन डी से डिनोट करते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और यहां से आप मेरे को बताना कि डी वी अपन ने क्या निकाला था वहां से? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। वी की वैल्यू इधर निकल के आई थी पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में क्या अभी जो मिटाया मैंने उसमें कि वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वापस इसका अवकलन करना है डी के सापेक्ष। तो देखो जब अपन अवकलन करेंगे तो यहाँ से ए तो है ही, देखो ए जो का तो यहाँ से ओमेगा उठ के आएगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? माइनस के, और थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी। ये हो गया माइनस के ए स्क्वायर ओमेगा, सॉरी माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ए बराबर अपन जानते हैं, देखो माइनस तो जो है है ये, लेकिन ए साइन ओमेगा टी, ए और साइन ओमेगा टी ये किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है, तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर y। अब बोलोगे सर क्या कर दिया आपने? अरे देखना पहले वीडियो अच्छे से, ठीक है, समझ जाएगा। ए साइन ओमेगा टी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, चूंकि ए साइन ओमेगा टी बराबर y जो विस्थापन को डिनोट करता है। चलो ये हो गया तक, ठीक है। तो यहां से अपने पास तीन फॉर्मूले निकल के आए। चलो एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और, कि यदि वही अपन किसकी बात कर रहे हैं? पेंडुलम की। किसकी बात कर रहे हैं? पेंडुलम की। कि यदि कोई पेंडुलम है, यहां पर y बराबर क्या होता है बताओ? 0, और यहाँ पर y बराबर क्या होता है? प्लस के, और यहाँ पर y बराबर क्या होता है? माइनस के ए।
अब तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब सबसे पहले मैं बात करूं आयाम पर। किस पर? आयाम पर। आयाम पर y बराबर क्या है बताओ? y बराबर क्या है? a है। और जैसे ही y बराबर a आएगा तो आप यहाँ पर y बराबर a रखोगे तो बन जाएगा a बराबर माइनस के a ओमेगा स्क्वायर, माइनस के a ओमेगा स्क्वायर। माध्य स्थिति पर y बराबर क्या हो जाएगा? 0। माध्य स्थिति यही तो है, और माध्य स्थिति पर y बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही y बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 0। a बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब वापस देखो कितना शानदार क्वेश्चंस। देखो चीजें आप अगर समझोगे ना तो देखो सिंपल सिंपल हो जाएंगे। ये सरल आवर्त गति में जो वेग होता है वो जो उसकी माध्य अवस्था होती है वहां पर अधिकतम होता है। देखो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ इसको। चलो मैं इसको एक बार ये भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर त्वरण होगा मैक्सिमम और यहाँ पर त्वरण होगा मिनिमम। कि किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण के दौरान आयाम पर त्वरण क्या होगा? अधिकतम, तथा माध्य स्थिति पर त्वरण क्या होगा? न्यूनतम। देखो सुनो, जस्ट उसका उल्टा है। मैं आपको इसको देखो इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके समझ में आ जाए तो। बहुत सारी चीजें हैं इस डायग्राम में, अगर आप थोड़ा सा भी समझो तो इसको देखो। ये माध्य स्थिति है और माध्य स्थिति पर विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। और माध्य स्थिति के बाद में अधिकतम जब विस्थापन रहता है तो वहां पर आयाम अधिकतम होता है। देखो ये कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम इधर गया। अब हुआ क्या कि इस पेंडुलम में यहां से जब ये इधर गया तो इसमें जितना वेग था, इसमें जितना वेग था उसने, जैसे झूला होता है, ये झूला है, ये झूला इस स्थिति में गया यहाँ तक, और इस झूले में जितना अधिकतम वेग था वो यहाँ तक पहुंच गया। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा इसका वेग क्या हो गया? खत्म हो गया इस पॉइंट पर। जहां से वापस आना प्रारंभ करेगा ना, जहां से वापस आना प्रारंभ करेगा उस बिंदु पर इसका वेग क्या हो गया? 0। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वापस आएगा इस माध्य स्थिति पर इसका वेग क्या हो गया? अधिकतम। फिर ये इधर जाना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जहां से वापस लौटना चाहेगा उस जगह पर वापस से इसका वेग क्या हो जाएगा? न्यूनतम। तो माध्य अवस्था में तो इसका वेग है अधिकतम, माध्य अवस्था में तो इसका वेग क्या है? अधिकतम। लेकिन आयाम पर इसका वेग क्या है? न्यूनतम। पहली बात, मेरी बात आपको समझ आई? अब यदि हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। किस में दर्शा रहा है? वेग में परिवर्तन की दर को दर्शा रहा है। ठीक है, कि वेग में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा त्वरण का मान भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। और वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उसका त्वरण कहलाता है। तो वेग में माध्य अवस्था में वेग अधिकतम था तो त्वरण क्या हो जाएगा? न्यूनतम। लेकिन जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होता जाएगा अधिकतम जब स्थिति पर पहुंचेगा तो इस स्थिति पर वेग हो गया न्यूनतम, लेकिन यहाँ पर त्वरण क्या हो गया? अधिकतम। तो इसका मतलब है आयाम पर तो त्वरण हो जाता है अधिकतम और माध्य अवस्था में त्वरण हो जाता है न्यूनतम। आयाम पर तो मैक्सिमम और माध्य अवस्था में न्यूनतम। तो यहां से अपने पास 3 फॉर्मूले निकल के आए और वो फॉर्मूले आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वही सरल आवर्त गति कर रही है तो अपन यह लिख सकते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का, सरल आवर्त गति करते हुए कण का, मैं तीनों फॉर्मूले जो मैंने निकाले हैं उनको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? विस्थापन बनाया था, क्या बनाया था? सबसे पहले चलो अपन किसकी बात कर लेते हैं? विस्थापन की। और विस्थापन अपन ने लिखा था
वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। विस्थापन क्या लिखा था अपन ने, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। फिर अपन ने किसके बारे में बात की, नंबर 2 वेग के बारे में। तो v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और फिर अपन ने किसकी बात की, त्वरण की, मतलब ए, इसकी कारण ये रहा। और ये जो त्वरण होगा वो बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। देखो ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये आपके हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रीट का एग्जाम दो, चाहे आप आरएस का एग्जाम दो, चाहे आप एसआई का एग्जाम दो, चाहे आप पटवारी का दो, ग्राम सेवक का, आईएएस का, जितने भी आपको एग्जाम देने हैं, एसएससी का, एनटीपीसी, रेलवे, एलडीसी, ग्रुप डी और सारे चपरासी वगैरह जो भी आपको देना है, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, ये 100% काम आएंगे। अगर आपने इस फिजिक्स को अगर इस तरीके से अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आपको रोक जाए। ठीक है, अब चलो ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ी सी और बात करते हैं। चलो, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको देखो लोगों तक फैलाएं। आपके जितने भी दोस्त हैं, जानकार हैं, आप उनको शेयर करें इस वीडियो को, बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो जाती है यहाँ पर, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा, अच्छे लेवल से करवाया जाएगा। वीडियो को आप देखो, शुरुआत होती है जब यूट्यूब पर, तो देखो होता क्या है कि वॉच टाइम वगैरह होता है। वॉच टाइम यूट्यूब पर दिखाना होता है कि हाँ कितने बच्चों ने देखी, कितना टाइम देखा। तो जहाँ तक हो सके आप थोड़ा वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो बाद में देखने के लिए, लेकिन जितना हो सके कोशिश किया करो कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखो, आप यूट्यूब पर देखो, आप चला कर देखो। आप उससे क्या है कि वॉच टाइम बढ़ेगा, तो वॉच टाइम बढ़ेगा तो वीडियो जो है ट्रेंडिंग में फिर थोड़ा सा ये आ जाता है कि हाँ ज़्यादा बच्चों ने इसको देखा है, और ज़्यादा बच्चों ने देखा है तो फिर यूट्यूब भी सपोर्ट करता है इस चीज़ का। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, हमने जो आज पढ़ा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चंस निकालें, इसके क्वेश्चंस करें, रोजाना आप इनका रिवीजन करें। आज ये 8वीं वीडियो है फिजिक्स की, तो आप डेली इनके क्वेश्चंस करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाएं। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, गति के प्रकार है ना, तो शायद अभी 1 वीडियो या 2 वीडियो और बन जाएगी मैं, क्योंकि डिटेल से करवाऊंगा आपको ये। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो देखो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।